स्वागत है। आज की हमारी मास्टर क्लास लाइट यानी प्रकाश पर है। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की शानदार चर्चा। उम्म, क्या आपने कभी सोचा है कि एम्बुलेंस के आगे जो अक्षर होते हैं वो उल्टे क्यों लिखे होते हैं? हाँ, या फिर पानी के ग्लास में रखा चम्मच मुड़ा हुआ क्यों दिखता है? बिल्कुल। आज की इस मास्टर क्लास में हमारा मिशन इन्हीं रहस्यों को सुलझाना है। आज हम मुख्य रूप से प्रकाश की दो सबसे जादुई घटनाओं को डिकोड करेंगे। पहला है परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और दूसरा अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। सही कहा। तो अगर हम शुरुआत परावर्तन से करें तो इसका सीधा सा अर्थ है रोशनी का किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना। मतलब उसी मीडियम में। हाँ, उसी मीडियम में। इसे ऐसे समझें जैसे आप एक रबर की गेंद को दीवार पर मारें और वो टकराकर वापस आपके हाथ में आ जाए। जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो प्रकाश आईने से टकराकर वापस आपकी आंखों तक पहुंचता है। अच्छा। लेकिन अपवर्तन की कहानी बिल्कुल अलग है। इसमें रोशनी टकराकर लौटती नहीं है, तो फिर क्या होता है? वो दीवार को पार कर जाती है। मतलब जैसे हवा से पानी में प्रवेश करना। और जब ऐसा होता है तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रकाश की दिशा और उसकी चाल यानी स्पीड दोनों बदल जाती हैं। ओहो, मतलब रास्ता ही बदल गया। गेंद वाले उदाहरण से मुझे एक बुनियादी सवाल याद आया। हम परावर्तन और अपवर्तन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन असल में ये प्रकाश है क्या? ओह, ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या ये सच में किसी गेंद या कण की तरह है जो टकरा कर लौटता है, या फिर पानी की लहरों की तरह है? देखिए, ये विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका जवाब है दोनों, दोनों? एक साथ। हाँ, इसे प्रकाश की दोहरी प्रकृति या ड्यूअल नेचर कहते हैं। इसे समझने के लिए एक फुटबॉल स्टेडियम में दर्शकों द्वारा बनाई गई वेव की मतलब मैक्सिकन वेव की कल्पना कीजिए। अच्छा, वो जो लोग खड़े होकर करते हैं। बिल्कुल। दूर से देखने पर वो एक विशाल लहर की तरह पूरे स्टेडियम में बहती हुई दिखती है। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो वो लहर असल में अलग-अलग इंसानों से यानी कणों से बनी है, जो बस अपनी जगह पर खड़े हो रहे हैं और बैठ रहे हैं। अरे वाह, तो मतलब दूर से लहर और पास से कण। कुछ हद तक हाँ। जो हमारा तरंग सिद्धांत है यानी वेव थ्योरी, वो बताती है कि प्रकाश लहरों की तरह चलता है और इसी वजह से विवर्तन या डिफ्रैक्शन जैसी घटना होती है। डिफ्रैक्शन। हाँ, डिफ्रैक्शन का मतलब है कि अगर प्रकाश के रास्ते में कोई बहुत ही छोटा सा अवरोध आ जाए, जैसे सुई की नोक, तो प्रकाश उससे टकराकर पूरी तरह रुकता नहीं है। तो वो मुड़ जाता है। बिल्कुल, वो उसके किनारों से लहर की तरह थोड़ा मुड़कर आगे बढ़ जाता है। रुको रुको, अगर अगर प्रकाश मुड़ सकता है तो फिर हम बचपन से क्यों पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है? हाँ, ये बहुत लाजवाब सवाल है। वो इसलिए क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें इतनी बड़ी होती हैं कि प्रकाश का ये मुड़ना हमें दिखाई ही नहीं देता। अच्छा, वो इतना बारीक होता है। हाँ, लेकिन जब प्रकाश किसी पदार्थ के साथ सीधे संपर्क में आता है, तब लहर वाला सिद्धांत काम नहीं आता। वहां ये छोटे-छोटे पैकेट्स या कणों की तरह बर्ताव करता है। जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। एकदम सही। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत ने इन दोनों बातों को मिला दिया है। लेकिन आज की चर्चा के लिए और परीक्षाओं के लिए हम यही मानकर चलेंगे कि प्रकाश एक अनुशासित किरण की तरह हमेशा एक सीधी रेखा में चलता है, जिसे हम प्रकाश की रे कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक सीधी किरण के रूप में चल रहा है। अब मान लेते हैं कि ये सीधी किरण किसी एकदम चिकनी सतह, जैसे कि हमारे घर के समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर से टकराती है, तब क्या होता है? तो परावर्तन के दो बहुत ही सख्त नियम लागू होते हैं। अच्छा। पहला नियम कोण या एंगल से जुड़ा है। मान लीजिए आपने दर्पण पर एक 90 डिग्री की सीधी काल्पनिक रेखा खींच दी। जिसे हम अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब प्रकाश की किरण जिस कोण से उस अभिलंब के पास आएगी, जिसे आपतन कोण या एंगल आई कहते हैं, वो ठीक उसी कोण से टकराकर वापस जाएगी। जिसे परावर्तन कोण या एंगल आर कहते हैं। सही पकड़ा। मतलब मतलब अगर मैं आईने पर 30 डिग्री के एंगल से टॉर्च मारूं, तो रोशनी दूसरी तरफ भी ठीक 30 डिग्री के एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगी। एकदम सही। 30 का 30 ही रहेगा।
और दूसरा नियम ये है कि आने वाली किरण, टकराकर जाने वाली किरण और वो 90 डिग्री का अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल या प्लेन पर होते हैं। तल का मतलब? मतलब अगर किरण कागज के पन्ने पर आ रही है तो टकराकर पन्ने के अंदर या बाहर नहीं जाएगी। वो उसी पन्ने की सतह पर ही रहेगी। समझ गया। हाँ, ये तो हो गए नियम। लेकिन श्रोताओं, यहीं पर स्लाइड 3 से हमारे एमसीक्यू हॉटस्पॉट का एक बहुत दिलचस्प सवाल बनता है बिल्कुल बनता है। कि जब हम रोज सुबह आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो वो फोटो हमेशा आभासी यानी वर्चुअल और सीधी क्यों होती है? और ये एक्सपर्ट ये वर्चुअल का असल में मतलब क्या है? देखिए, वर्चुअल या आभासी का मतलब है कि वो फोटो असल में वहां है ही नहीं। है ही नहीं। हाँ, प्रकाश की किरणें आईने से टकराकर वापस लौट आती हैं, वे आईने के पीछे नहीं जाती। अच्छा। लेकिन हमारे दिमाग को ये भ्रम होता है कि किरणें आईने के पीछे कहीं मिल रही हैं। चूंकि किरणें असल में मिल नहीं रही, बस मिलती हुई आभास हो रही हैं, इसलिए हम उसे आभासी फोटो कहते हैं। और शायद यही वजह है कि फोटो पार्श्व परावर्तित यानी लैटरली इन्वर्टेड हो जाती है। मतलब मेरा दायां हाथ आईने में बायां क्यों दिखता है? बिल्कुल, आईना असल में दायां बायां में ही बदलता, वो आगे और पीछे को बदलता है। फ्रंट टू बैक। हाँ, लेकिन हमारा दिमाग उसे इस तरह प्रोसेस करता है जैसे कोई दूसरा इंसान हमारे सामने खड़ा हो, उसका दायां आपका बायां होगा। अरे हाँ। और इसीलिए जैसा आपने शुरुआत में एम्बुलेंस वाला सवाल पूछा था ना, एम्बुलेंस पर शब्द उल्टे लिखे जाते हैं ताकि जब आगे चलने वाली गाड़ी का ड्राइवर अपने रियर व्यू मिरर में देखे तो इस लेटरल इन्वर्जन की वजह से उसे वे शब्द बिल्कुल सीधे एम्बुलेंस लिखे हुए दिखाई दे। क्या बात है! ये तो सच में दिमाग की बत्ती जलाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो समतल दर्पण तो चलिए समझ आ गया, लेकिन विज्ञान का असली मजा तब आता है जब चीजें थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। बिल्कुल। मेरा मतलब है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर्स। स्लाइड 4 के अनुसार जब हम दर्पण को मोड़ देते हैं तो प्रकाश के नियम कैसे बदलते हैं? मजे की बात यह है कि नियम नहीं बदलते, लेकिन नतीजे बहुत बदल जाते हैं। अगर आप एक खोखली गोल गेंद लें जिस पर शीशा लगा हो और उसे बीच से काट दें तो आपको गोलीय दर्पण मिलेंगे। ठीक है। अगर आप उस कटे हुए हिस्से के अंदर की तरफ देखते हैं, जैसे किसी चम्मच का अंदरूनी गहरा हिस्सा, तो वो अवतल या कॉन्केव दर्पण है। अंदर की तरफ झुका हुआ, कॉन्केव। हाँ, और अगर आप उसे पलट दें और बाहर के उभरे हुए हिस्से को देखें तो वो उत्तल या कॉन्वेक्स दर्पण है। तो क्या मोड़ने से प्रकाश का फोकस बदल जाता है? मैंने स्लाइड में एक सूत्र देखा है, R=2F। ये असल में भौतिक दुनिया में क्या कर रहा है? तो R का मतलब है वक्रता त्रिज्या, यानी उस पूरी गोल गेंद का रेडियस जिसका ये दर्पण एक हिस्सा था। ठीक है। और F है फोकस दूरी, मतलब वो बिंदु जहां रोशनी टकराने के बाद इकट्ठी होती है। तो R=2F का मतलब बस इतना है कि ये जो फोकस बिंदु है वो हमेशा दर्पण के ध्रुव और उस पूरी गोल गेंद के असली केंद्र के बिल्कुल बीचों बीच होगा। अच्छा, तो फोकस हमेशा सेंटर के ठीक बीच में रहेगा। हाँ, लेकिन परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती होती है याद रखना कि कौन सी किरण टकराकर कहां जाएगी। इसके लिए डायग्राम बनाने के कुछ मास्टर नियम होते हैं ना स्लाइड 5 में। बिल्कुल, 4 मास्टर नियम है। चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। एक सीधी रेखा सोचिए जो दर्पण के बिल्कुल बीच से गुजर रही है। इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। पहला नियम, अगर प्रकाश की कोई किरण इस मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर या पैरेलल आती है तो दर्पण की घुमावदार सतह उसे हमेशा मोड़कर फोकस वाले बिंदु से ही गुजारती है। तो पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी। हाँ, और अगर मैं किरण को पहले ही फोकस से टॉर्च मार के भेजूं तो दूसरा नियम लागू होगा। वह किरण दर्पण से टकराने के बाद बिल्कुल सीधी और समांतर हो जाएगी। अरे ये तो पहले का बिल्कुल उल्टा है। हाँ, बिल्कुल उल्टा। अब तीसरा नियम, अगर किरण वक्रता केंद्र यानी C से होकर गुजरती है तो वो दर्पण पर बिल्कुल 90 डिग्री पर टकराती है। और हमने पहले ही जाना था कि 90 डिग्री पर टकराने वाली किरण उसी रास्ते वापस आ जाती है। यानी वो बिना इधर उधर मुड़े अपने ही रास्ते पर रिवर्स गियर लगा लेगी। बिल्कुल सही कहा, रिवर्स गियर। और चौथा नियम बहुत ही सीधा है। अगर किरण दर्पण के बिल्कुल बीचों बीच वाले ध्रुव यानी P पर तिरछी आकर टकराती है तो वो परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ठीक उतने ही कोण पर दूसरी तरफ परावर्तित हो जाएगी। इन 4 नियमों से तो दिमाग में पूरा डायग्राम ही छप गया।
लेकिन श्रोताओं, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं स्लाइड 6 को देखकर बजाने जा रहा हूं एक बहुत बड़ा सायरन। यूपीएससी ट्रैप अलर्ट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये ऐसा जाल है जिसमें अक्सर परीक्षार्थी फंस जाते हैं। एक्सपर्ट हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर आमतौर पर जो फोटो बनाता है वो वास्तविक और उल्टी होती है। हाँ, वास्तविक मतलब वो सच में बन रही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा अपवाद छुपा है ना? यही तो ट्रैप है। परीक्षक हमेशा उस एक अपवाद से सवाल पूछते हैं। एक खास स्थिति आती है जहां अवतल दर्पण अपना पूरा स्वभाव बदल देता है। और वो स्थिति क्या है? वह स्थिति तब आती है जब आप किसी वस्तु को दर्पण के एकदम पास ले आते हैं, मतलब इतना पास कि वह दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस F के बीच आ जाए। तो वहां ऐसा क्या जादू होता है कि वो उल्टी फोटो बनाना बंद कर देता है? जादू ये है कि उस बिंदु पर किरणें टकराने के बाद फैलने लगती हैं। वे कभी आपस में मिलती नहीं, इसलिए वे वास्तविक फोटो नहीं बना सकती। अच्छा। लेकिन जब हमारी आंखें उन्हें देखती हैं तो हमें लगता है कि किरणें दर्पण के पीछे कहीं मिल रही हैं, और नतीजा, हमें दर्पण के पीछे एक आभासी, बिल्कुल सीधी और वस्तु से बहुत बड़ी फोटो दिखाई देती है। अरे बाप रे, ये तो कमाल की बात है। और मुझे लगता है कि इसी ट्रैप का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरा कनेक्शन है। क्या डेंटिस्ट इसी P और F वाले नियम का इस्तेमाल करते हैं? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब डेंटिस्ट आपके दांतों की जांच करते हैं ना, तो वे एक छोटा सा अवतल दर्पण आपके मुंह में डालते हैं। वे उसे दांत के इतने करीब रखते हैं कि आपका दांत ध्रुव और फोकस के बीच आ जाए। तो उससे दांत बड़ा दिखता है? हाँ, इससे डेंटिस्ट को उस छोटे से दांत की एक बहुत बड़ी, आभासी और सीधी फोटो दिखाई देती है। शेविंग या मेकअप वाले दर्पणों के पीछे भी ठीक यही विज्ञान काम करता है। चेहरे को बड़ा देखने के लिए आपको शीशे के बहुत करीब जाना पड़ता है। गजब। और अगर हम उत्तल यानी कॉन्वेक्स दर्पण की बात करें, जो बाहर की तरफ उभरा होता है, क्या उसमें भी इतनी अपवाद है? नहीं, उत्तल दर्पण की कहानी बहुत सीधी है। वो कभी अपना रूप नहीं बदलता। आप वस्तु को उसके सामने कहीं भी रख दें, वो हमेशा एक आभासी, सीधी और छोटी फोटो ही बनाएगा। हमेशा छोटी? हाँ, हमेशा। और चूंकि ये चीजों को छोटा कर देता है, इसलिए ये बहुत बड़े इलाके को एक छोटे से फ्रेम में फिट कर सकता है। इसीलिए हम इसे वाहनों में रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ताकि पीछे का पूरा ट्रैफिक एक छोटे से आईने में दिख जाए। बिल्कुल। आगरा फोर्ट की दीवार पर जो दर्पण लगा है, वो भी यही है। उसमें पूरे ताजमहल का नजारा एक साथ देखा जा सकता है। क्या बात है! इतिहास और विज्ञान का क्या बेहतरीन संगम है। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जिसे देखकर कई लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, हमारा गणितीय डैशबोर्ड। हाँ, चिन्ह परिपाटी। बिल्कुल। दर्पणों के काम करने के तरीके को गणितीय रूप में नापने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी या साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। और इसे समझना बहुत आसान है अगर हम इसे विजुअलाइज करें। आपने ग्राफ पेपर पर x और y अक्ष तो बनाए ही होंगे। हाँ, बिल्कुल बनाए। बीच में ओरिजिन होता है, दाएं तरफ प्लस और बाएं तरफ माइनस। बस यही बात हमें दर्पण पर लागू करनी है। दर्पण के ध्रुव को उस ग्राफ का केंद्र मान लीजिए। ठीक है। अब एक सर्वमान्य नियम है कि हम किसी भी वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने यानी बाईं ओर ही रखते हैं, और ग्राफ में बाईं ओर नापी जाने वाली हर दूरी ऋणात्मक यानी माइनस होती है। अच्छा, तो इसीलिए गणित के सवालों में वस्तु की दूरी, जिसे हम u कहते हैं, वो हमेशा माइनस में ही ली जाती है। एकदम सही। ये एक ऐसा अटल नियम है जो कभी नहीं बदलता। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है इसे याद रखने का। और मैं श्रोताओं के लिए दर्पण सूत्र को भी दोहरा देता हूँ। 1v + 1u = 1f। लेकिन एक्सपर्ट, जब हम आवर्धन या मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, जिसका सूत्र m = -vu है, तो वहां मैग्निफिकेशन के उत्तर में आने वाले प्लस या माइनस का असल मतलब क्या होता है? ये बहुत अहम सवाल है। आवर्धन या m हमें ये बताता है कि फोटो वस्तु से कितनी बड़ी या छोटी बनी है, लेकिन इसके साथ लगा चिन्ह हमें फोटो का स्वभाव बताता है। वो कैसे? अगर मैग्निफिकेशन का मान माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फोटो मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बन रही है, यानी वो वास्तविक और उल्टी है। और अगर प्लस हो? और अगर मैग्निफिकेशन प्लस में हो, तो मतलब फोटो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है, यानी वो आभासी और बिल्कुल सीधी है। अरे वाह, ये तो फॉर्मूलों को डिकोड करने का मास्टर स्ट्रोक था।
तो श्रोताओं, यहाँ तक हमने प्रकाश की किसी सतह से टकराकर लौटने की पूरी कहानी समझ ली। लेकिन क्या हो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार चला जाए? तो अपवर्तन होगा। हाँ, यही हमारी दूसरी जादुई घटना की एंट्री होती है, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। तो ये कैसे काम करता है? देखिए, अपवर्तन का सबसे बड़ा रहस्य प्रकाश की चाल या स्पीड में छुपा है। हम जानते हैं कि वैक्यूम में प्रकाश की गति ब्रह्मांड में सबसे तेज है। बिल्कुल। लेकिन जब प्रकाश हवा से पानी में या पानी से कांच में जाता है तो वहां मौजूद कणों से उसका सामना होता है। सघन माध्यम यानी डेंसर मीडियम में प्रकाश की स्पीड कम हो जाती है। और स्पीड कम होने से वो मुड़ क्यों जाता है? इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक पक्की सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रहे हैं और अचानक सड़क किनारे रेत आ जाए। ठीक है। अगर आपकी गाड़ी का एक पहिया रेत में चला गया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जबकि पक्की सड़क वाला पहिया तेज ही रहेगा। इस अंतर की वजह से गाड़ी रेत की तरफ मुड़ जाएगी। अरे हाँ। ठीक यही प्रकाश के साथ होता है। जब वो तिरछा किसी सघन माध्यम में घुसता है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाता है। और इसे ही नापने के लिए स्नेल्स का नियम है ना? इस कांस्टेंट को ही हम अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। गाड़ी वाला उदाहरण तो एकदम परफेक्ट था, लेकिन अपवर्तन से ही जुड़ा एक और बहुत बड़ा ट्रैप है स्लाइड 10 में। एक ऐसा सवाल जो दिखने में बहुत सीधा लगता है पर बड़े बड़ों को घुमा देता है। क्या प्रकाशिक घनत्व यानी ऑप्टिकल डेंसिटी और द्रव्यमान घनत्व यानी मास डेंसिटी एक ही चीज है? हरगिज नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग है और यही परीक्षा का सबसे बड़ा फंदा है। द्रव्यमान घनत्व का मतलब है कि कोई चीज कितनी भारी है। जैसे केरोसिन पानी से हल्का होता है, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। हाँ, मिट्टी का तेल तो ऊपर आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम प्रकाशित घनत्व की बात करते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सा माध्यम प्रकाश को ज्यादा धीमा करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हल्का होने के बावजूद केरोसिन का अपवर्तनांक पानी से अधिक होता है। मतलब प्रकाश के लिए केरोसिन पानी से ज्यादा सघन है? बिल्कुल, वो रोशनी को पानी से ज्यादा मोड़ता है। तो कोई चीज अगर भारी है तो जरूरी नहीं कि वो प्रकाशिक रूप से भी सघन हो। ओहो, केरोसिन तैरता जरूर है लेकिन रोशनी को मोड़ने के खेल में वो पानी को हरा देता है। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। जी, सच में हैरान करने वाला फैक्ट है। अब इसी रोशनी को मोड़ने के सिद्धांत का इस्तेमाल करके इंसानों ने सबसे कमाल का उपकरण बनाया है, लेंस। तो लेंस दर्पण से कितने अलग हैं? लेंस मुख्य रूप से पारदर्शी होते हैं और रोशनी को पार जाने देते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला, उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है। ये रोशनी को एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, इसीलिए इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और दूसरा है अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस, जो किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है। तो ये फैला देगा? ये रोशनी को फैला देता है, इसलिए ये अपसारी लेंस कहलाता है। दोनों लेंसों के बिल्कुल बीच में एक प्रकाशिक केंद्र होता है। ओह। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर O। यहाँ से गुजरने वाली कोई भी किरण बिना मुड़े एकदम सीधी आर पार निकल जाती है। मुझे यहाँ एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। श्रोताओं, अगर आपको दर्पण के नियम याद हैं तो लेंस को समझना बहुत आसान है। वो कैसे? जो काम दर्पण की दुनिया में अवतल दर्पण करता था, रोशनी को एक जगह इकट्ठा करना और ज्यादातर वास्तविक फोटो बनाना, वही काम लेंस की दुनिया में उत्तल लेंस करता है। एकदम सटीक विश्लेषण। और ठीक इसी तरह जो काम उत्तल दर्पण करता था, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाना, वो काम लेंस की दुनिया में अवतल लेंस करता है। ये एक बहुत ही शानदार क्रॉस कनेक्शन है। और इस क्रॉस कनेक्शन का असर गणित पर भी पड़ता है। जहां जहां हमने दर्पण सूत्र में प्लस देखा था, वहीं लेंस सूत्र में माइनस आ जाता है। 1/v - 1/u = 1/f। हाँ। और आवर्धन में उल्टा हो जाता है। लेंस का आवर्धन m = vu होता है बिना माइनस के। बिल्कुल सही। और एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है लेंस की क्षमता या पावर। हाँ, स्लाइड 14। जब हम चश्मे की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि मेरा नंबर +2 है या -1.5 है, तो हम असल में लेंस की क्षमता बता रहे होते हैं। अच्छा। क्षमता यानी पावर फोकस दूरी की उल्टी होती है। P = 1/f। बस शर्त यह है कि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। तो चूंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक
प्लस होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। बिल्कुल। और अवतल लेंस की क्षमता? हमेशा ऋणात्मक, माइनस। हाँ, हमेशा। तो मतलब अगर किसी को +2 का चश्मा लगा है तो वो उत्तल लेंस पहन रहा है। श्रोताओं, मुझे लगता है अब इस पूरी डीप डाइव को एक जगह समेटने का वक्त आ गया है। आइए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं स्लाइड 15 के साथ, द अल्टीमेट चीट शीट, चलिए। ताकि परीक्षा के दबाव में कोई कंफ्यूजन न रहे। एक्सपर्ट, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, पूछिए। दर्पण सूत्र बनाम लेंस सूत्र। दर्पण सूत्र में बीच में प्लस आता है और लेंस सूत्र में बीच में माइनस आता है। आवर्धन या मैग्निफिकेशन? दर्पण के आवर्धन में माइनस लगा होता है, जबकि लेंस के आवर्धन में प्लस होता है। और इन सब के बीच एक ऐसा गोल्डन रूल जो कभी नहीं बदलता, चाहे कुछ भी हो जाए। गोल्डन रूल ये है, शब्द उत्तल जहां भी आ जाए, चाहे वो दर्पण हो या लेंस, उसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक यानी प्लस ही होगी। और अवतल? और शब्द अवतल जहां भी आ जाए, चाहे दर्पण हो या लेंस, उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक यानी माइनस ही होगी। इस नियम को आप आंख बंद करके किसी भी परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गोल्डन रूल तो वाकई सोने जैसा कीमती है। तो दोस्तों, ये थी आज की लाइट पर मास्टर क्लास। मुझे उम्मीद है कि हर एक स्लाइड आपको स्पष्ट हो गई होगी। जाते जाते बस इतना कहूंगा, कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। मेरी तरफ से आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सकारात्मक रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद। जय हिंद। और हाँ, विदा लेने से पहले मैं आप सभी के लिए सोचने को एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। आज हमने इस पूरी चर्चा में प्रकाश की चाल और उसके मुड़ने पर बहुत बात की। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर भविष्य में विज्ञान कभी इतना उन्नत हो जाए कि वो प्रकाश की उस अपार चाल को धीमा करते करते पूरी तरह शून्य कर दे, तो प्रकाश का वो एक रुका हुआ कण कैसा दिखाई देगा? बाप रे। अगर प्रकाश गति नहीं कर रहा है, तो क्या हम उसे अपने हाथों से छू पाएंगे? क्या वो कोई ठोस वस्तु बन जाएगा? इस रहस्यमयी और दिलचस्प सवाल पर अपने खाली समय में विचार जरूर कीजिएगा।